नमस्कार साथियों। आप सबका आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं के सर, इंग्लिश फैकल्टी, आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है उसको कवर करवाएंगे और साथ में ही इजी ट्रिक्स के साथ में हम इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिखें, उसे दूर किया जाएगा और अच्छी सी तैयारी हम कर पाएंगे। तो डिले नहीं करते हुए जो हमारा पेपर है उसकी तरफ चलते हैं। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं, आरएनयू नर्सिंग जो क्लासेज हैं, यहाँ आप बेस्ट से बेस्ट आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड मिलेगा। और अगर मैं ये कहना चाहूँ, सीधी बात, नो बकवास, तो यही है कि अच्छा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली स्लाइड से। और इंग्लिश की फैकल्टी है तो इंग्लिश में जो भी टॉपिक है हमारे, उनको हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और साथ में ही इजी वे में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, गीता डैश नॉट सी जयपुर टिल नाउ। अब ये जो है, इस क्वेश्चन को देखकर हमसे ये मालूम चल रहा है कि इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पूछा जा रहा है। ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पूछ रहे हैं। और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब ये हो गया कि आपको थोड़ा सा नॉलेज टेंस का होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम एडवर्ब कहते हैं, जो पहचान करवाते हैं टेंस की। तो टिल नाउ एक फ्रेज है, ये वर्ड है जो आपको पहचान करवाती है। ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सुटेबल टेंस के अकॉर्डिंग रहेगा। तो गीता, पहली बात तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हैव तो आएगा नहीं। और डज सिंग, हाँ, मतलब हैव नहीं आएगा, एक ऑप्शन वैसे कट गया। अब हमारे पास में बच रहा है टिल नाउ, अब तक। तो अब तक अगर हम बात करते हैं तो टिल नाउ जो है वो प्रेजेंट को शो करता है, प्रेजेंट परफेक्ट को शो करता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो नॉट भी है, हैज नॉट सीन। एक बार देखते हैं, गीता के अकॉर्डिंग सिंगुलर हैज आएगा, सही है। लेकिन क्या ये नहीं हो सकता डज नॉट सा, अरे ये मिस्टेक, डज नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म दे रखी है, ये वैसे गलत हो गया। अब डिड नॉट सी, डिड नॉट सी नहीं देखा, लेकिन वहां टिल नाउ तक आ रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट को शो करता है। और प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज या हैव, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम बात करें तो इसका फॉर्मूला बनता है सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब हैज या हैव का यूज करना है। और उसके बाद में आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, और उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहने वाला है। तो इसका मतलब इसका जो पहला आंसर होगा हैज नॉट सीन होगा। ठीक है, तो आपका ये पहला आंसर हुआ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, इसमें ही परफेक्ट में कुछ वर्ड और हैं, जैसे रिसेंटली वर्ड आ गया, रिसेंटली। ठीक है, ये इसकी पहचान करवाता है। आपके ऑलरेडी वर्ड जो है वो इसकी पहचान करवाता है। ठीक है, आपके जस्ट नाउ, जस्ट जो वर्ड है वो करवाता है। ठीक है, लेटली का मतलब भी यही है, लेटली, हाल ही में। ये कुछ वर्ड्स हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद में है अनिल डैश हैज अ बैड कार क्रैश। ठीक है, जो अनिल है वो हैज, हैड, हैड, हैज, अब आप लोगों को बताना है कि कार क्रैश का मतलब कार दुर्घटना में अनिल बुरे तरीके से घायल हो गया या दुर्घटना हो गई, ये भी पास्ट परफेक्ट का है। अब हमारे पास में, मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि जो हैज है ये मेन वर्ब भी होती है, और ये मेन वर्ब में एस और यस लेके चल रही है मान लें, और इसके साथ में इसकी ही मेन वर्ब होती है हैव। ठीक है, मेन वर्ब होती है हैव। ये हैज हैव जो मेन वर्ब है, मतलब रखने के अर्थ में आता है कि मेरे पास रखा है, रखने के अर्थ में या होने के अर्थ में आता है। अब ये होने के अर्थ में अगर है तो इसका मतलब
अनिल हैज़ ए बैड कार। या सर आपने यहाँ पे हैड पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है, और यहाँ पे देखिए हैड दो बार है और यहाँ पे हैज़ के साथ में हैड है। अब अनिल की दुर्घटना हो चुकी थी, अनिल कार दुर्घटना हो चुकी थी, तो यहाँ ऑप्शन हैज़ लिखें क्या अकेले रखने के लिए, तो यहाँ पे अगर सिंगुलर है तब तो हैज़ आ जाएगा। ठीक है, वर्ब के रूप में देखो हैज़ हैव का मतलब होता है होना, रखना। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम किसको देखें, तो पहली बात तो ये वाली जो इस फ्रेज को मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को, यहाँ पे हैड ए पहला जो हैड वर्ब है वो तो ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई है, और इसकी जो थर्ड फॉर्म बनाते हैं ना हैज हैव की, वो बनती है हैड। तो इसका मतलब ऑप्शन तो हैड भी सही है। ठीक है, और ये ऑप्शन भी सही है, हैज हैड ये भी सही है। तो यहाँ पे अनिल हैज ए बैड कार क्रैश, इसमें इसके दोनों आंसर बन सकते हैं, थर्ड भी और फोर्थ भी। तो हम ये कहते हैं कि अनिल का एक्सीडेंट हो गया है। तो यहाँ पे अगर एक्सीडेंट हो गया है अर्थ ले रहे हो तब तो ये सही है, और एक्सीडेंट हो चुका था तो ये क्या आएगा, हैड। तो इसके दोनों आंसर सही है, लेकिन बेटर हैज हैड कर सकते हैं आप। ठीक है, और हैड भी किया जा सकता है अगर इवेंट पास्ट किया, और कहीं पे भी पास्ट वाली कोई भी एडवर्ब शो नहीं की गई है जिससे हमें ये मालूम हो कि ये पास्ट का टेंस चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं आप लोगों को फिर बीच में एक बात और बता दूं, ऐसा ही डू का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब भी है डू, और डू मेन वर्ब भी है, डू डिड और डन, डू डिड डन। तो ये तीन, डू का मतलब काम करना, डिड सेकंड फॉर्म होगी, थर्ड ही होगी। अब डू ऑक्सिलरी वर्ब भी है, डिड भी है, लेकिन डन ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। इसके बाद में हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहां पूछा गया है विच वन इज द करेक्ट पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाना है हमें। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट जो आया हुआ है उसके साथ में जो ऑक्सिलरी आई हुई है, फिर जो मेन वर्ब आई हुई है, और ऑब्जेक्ट आया हुआ है, इसको हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट की जगह हमें ऑब्जेक्ट को लाना होता है। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो आई है वही लाएंगे, अगर नहीं है तो भी लानी है। अब जैसे इस सेंटेंस में नहीं है तो हमें लानी है। इसके बाद में आप ये माने कि बी के तीन रूप, बी मॉडल होने पर, बीइंग आईएनजी होने पर, एक बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होने पर लाना है। इसकी जरूरत पड़े तो लाना है, नहीं तो फिर हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, और उसके बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट लिखा जाएगा। ठीक है, लिखा जाएगा, लेकिन ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा। अब आप यहां देखें, एवरीवन प्रेज्ड, ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की। सर थर्ड भी तो होती है, थर्ड तब होगी जब यहाँ पे हैज या हैव या हैड हो। ठीक है, तो इतनी सी बात तो आप समझ गए होंगे, सिंपल सी बात। तो अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे एवरीवन प्रेज्ड हिम, हिम हमारे पास में ऑब्जेक्ट आ गया, इसको आगे लेके आए, तो हिम को आगे लाते इसका सब्जेक्ट रूप क्या हो जाएगा, ही सही है। ठीक, अब ये सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो वहां आपको यूज करना होता है वॉज का या वर का यूज करना होता है, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैंने आपको क्लू दे दिया है, तो यहाँ पे देखें, इज आया हुआ है, हट गया, हैज आया हुआ है, ये भी ऑप्शन हट गया, यहाँ पे विल आया हुआ है, ये भी ऑप्शन हट गया, और सर सीधा सा आंसर पड़ा है ही वॉज प्रेज्ड फॉर हिज गुड कंडक्ट बाय एवरीवन, तो इसका आंसर बन गया। तो क्वेश्चन क्या था, एवरीवन प्रेज्ड हिम फॉर हिज गुड कंडक्ट। तो मैंने आपको ऑप्शन के बेस पे पैसिव वॉइस में चेंज करना सिखा दिया। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बीच में बता दूं एक बार खास बात, ठीक है, हमारे पास में सब्जेक्ट आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, मेन वर्ब आई हुई है, और ऑब्जेक्ट आया हुआ है। इसका अगर हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को लाएंगे, लेकिन उसको रूप कौन सा देंगे, सब्जेक्ट का। फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, और अगर हमें ज़रूरत पड़े तो बी के जो तीन रूप मैंने अभी बताए थे उनमें से किसी एक का यूज़ करेंगे।
उसके बाद में मुझे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है, और उसके बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट, लेकिन प्लेस कौन सा, ऑब्जेक्ट का। ठीक। अब कुछ बातें याद रखनी है, अगर फर्स्ट फॉर्म कहीं मिल रही है आपको और उसका पैसिव वॉइस बनाना है तो आप लिखेंगे इज, आर, एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर ऐसा हो कि इसी में एस और ई एस आ जाए तो भी रूल यही बनता है, अगर डू डज आ जाए तो भी रूल यही बनता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट नियम हुआ। सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो वही बात है, इज आर एम की जगह क्या कर देंगे, वोज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। भाई सेकंड फॉर्म आने पर इसमें इस तरीके से चेंज होगा। और अगर यहाँ पे इसका नेगेटिव डिड नॉट आ जाता है, डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसको चेंज करते समय क्या करना है हमें, वॉज या फिर वर, लेकिन नॉट है ना यहाँ पे, नॉट लगा देंगे और उसके बाद में पैसिव में फॉर्म यूज़ करते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, ये कुछ इसलिए बता रहा हूँ कभी काम आने वाली चीज़ें हैं ये। ठीक है, इसके बाद में अगर आपको कोई भी मॉडल आ जाए और उसके साथ मॉडल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो आपको क्या करना, जो मॉडल आया उसको वैसा का वैसा लिख दें और उसके साथ में अपनी तरफ से एक बी वर्ड लगा दें और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दें। सर वो आईएनजी वाला भी बताएं। हाँ, अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रहा है तो आपको कुछ ही नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब लिख देनी है, अपनी तरफ से एक वर्ड जोड़ेंगे बीइंग और उसके बाद में लगा देंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सर एक और बच गया है जय का, बिल्कुल सही बच कह रहे हैं आप ना, एक और बच गया। अगर आपके पास में हैव आ रहा है या हैड आ रहा है, तीनों में से कोई भी एक आ जाए और उसके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो पैसिव में क्या करना है, इनमें से जो भी एच वी आई है वो ऐसी कैसी रहेगी एच वी, आपको अपनी तरफ से एक वर्ड जोड़ना होगा, वो क्या है, बीन, और उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई थिंक अच्छे से समझ गए होंगे ये स्लाइड, अब यही काम में लेने वाले हैं हम। अब देखिए, विच वन इज द करेक्ट पैसिव वॉइस पूछ रहा है ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसके बेस पे हमें ये बताना है कि सबसे बेस्ट इसका आंसर कौन सा है। पीपल है ना, पीपल बोलते हैं लोग, पीपल इज पीपल, पीपल मेक लेदर गुड्स एट कानपुर। तो पीपल वर्ब सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ में मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, लेदर गुड्स, हमारे पास में लेदर, गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा, लेकिन अगर उसमें एस लगा दे तो इसका मतलब हो जाता है सामान, क्या अर्थ हो जाता है, सामान। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो बनाते हैं अच्छा लेदर का सामान बनाते हैं, कहाँ पे, कानपुर में। तो अब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ले लेते हैं एक बार। तो इसका अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो मुझे ऑब्जेक्ट को आगे लाना होगा, सब्जेक्ट रूप में देना होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में या तो इज, आर, एम, ठीक है, और उसके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैं देखता हूं यहाँ पे लेदर गुड्स यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन इज आर एम में से लाना है तो यहाँ पे वर्ब नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, कुड नहीं आएगा, ऑप्शन में बचा क्या, लेदर गुड्स आर मेड एट कानपुर। तो इस तरीके से इजी वे में आप आंसर बना देंगे। तो आपका आंसर होगा लेदर गुड्स आर मेड एट कानपुर। जो कानपुर है वहाँ पे लेदर का जो सामान है वो अच्छे से बनाया जाता है। सर यहाँ पे बाय पीपल क्यों नहीं आया, बाय पीपल क्यों नहीं आया, क्योंकि ये पीपल जो है ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका इम्पोर्टेंस नहीं होता है, इस कारण से वो अनइम्पोर्टेंट होते हैं और अनइम्पोर्टेंट होने की वजह से
हमें उन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे एवरीवन है, समवन है, समबडी है, नो वन है, पीपल है, चिल्ड्रन है, टीचर है, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं। उसके बाद में हम चलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जी हाँ, विच वन इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। सेंटेंसेस की स्पेलिंग मिस्टेक है बेटा, एक बार चेक करना। क्या लिखते हैं? SENTENCE। तो सही है क्या? नहीं है ना? टाइपिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं। ये ऐसी एरर आते हैं तो हमें भी पता चलता है कि ये चीज़ें गलत है। अब देखिए, हरी सेड टू हिज सर्वेंट। हरी ने, ये जो बाहर इन्वर्टेड कोमा के बाहर आया है तो हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक। और इसका केवल ये वाला पार्ट चेंज होता है, सेड टू, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब चेंज होती है, लेकिन इसको चेंज होने के लिए अंदर वाले सेंटेंस पे डिपेंड रहना पड़ता है। ये सेंटेंस जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर आया है, इन्वर्टेड कोमास, ठीक है, इन्वर्टेड कोमास के जो अंदर आया है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो अगर ये सिंपल सेंटेंस है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस है जिसको हम सिंपल बोलते हैं, तब तो ये सैड टू जो है वो बदलता है टोल्ड में। अगर ये इंट्रोगेटिव होता तो ये बदलता आस्क्ड में, और अगर ये इम्पेरेटिव है तो ये बदलेगा ऑर्डर में, या तो ठीक है ऑर्डर्ड, या फिर रिक्वेस्ट में। और इम्पेरेटिव की पहचान होती है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हैं। अच्छी बात है। अब उसके बाद में हमें क्या करा है कि हरी सेड टू हिज सर्वेंट, हरी ने अपने नौकर से कहा। क्या कहा? अपने नौकर से कहा, ठीक है, प्रिपेयर ए कप ऑफ टी फॉर मी, मेरे लिए एक चाय का कप तैयार करो। तो ये ऑर्डर ही तो दे रहा है, तो यहाँ पे हरी सेड टू को बदल दिया इसने ऑर्डर में, यहाँ पे ऑर्डर है। अर्ज निवेदन किया, रिक्वेस्टेड प्रार्थना की, और एडवाइज सलाह दी। देखते हैं आगे, हिज सर्वेंट, हिज सर्वेंट, हिज सर्वेंट, हिज सर्वेंट, हिज सर्वेंट। अब हमें जो सिंपल सेंटेंस होता है असर्टिव, वहां पे कंजक्शन लगता है दैट, ये असर्टिव सेंटेंस की बात है, ये इंट्रोगेटिव की। यहां पे लगता है इफ या वेदर, ठीक है, यह लगाते हैं हम क्या, WH वर्ड। तो यहाँ पे कंजक्शन लगा दिया टू, सही है, यहाँ पे भी टू है, सही है, यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे, और ये बहुत पास वाले इसने ऑप्शन दे दिए। उसके बाद में प्रिपेयर ए कप ऑफ टी फॉर हिम, मी को चेंज करेंगे फर्स्ट, हिम। प्रिपेयर ए कप ऑफ टी तक ही किया, आगे लिखा ही नहीं, प्रिपेयर टी फॉर मी, हिम कर दिया, तो कप उप तो हटा दिया, प्रिपेयर ए कप ऑफ टी फॉर हिम, ठीक है। तो यहाँ पे एडवाइज है, और लेकिन ये अपने नौकर से कह रहा है तो ऑर्डर ही होगा, तो इसका मतलब आंसर हमारा पहला होगा, हरी ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर हिम। सर ये हिम कैसे आया? बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रोनाउन में चेंज करना पड़ता है, और प्रोनाउन को चेंज करते समय में SON/1 2 3 वाला रूल फॉलो करना होता है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई और वी, फर्स्ट पर्सन में आई और वी का कोई भी प्रोनाउन आ जाए तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये रहा, यानी कि यहाँ पे जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो अब यहाँ पे मी है तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो गया ना आई का मी, तो यहाँ पे हरी के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो हरी का मतलब ही। अब वहां पे अगर मी ऑब्जेक्ट है तो हरी का मतलब ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम होगा। समझ गए बात को? जैसे आई, माई, मी, तो अब मी है तो आई की जगह वहां पे हमने क्या था, ही, इसका क्या हो जाएगा, हिज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम। तो यहाँ देखें ही मी के सामने कौन आ रहा है, हिम, तो हिम के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच बोल रहा है, ठीक है। तो फिर अब इसे सही करना है,
सेंटेंसेस की स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है। द टीचर सेड टू, अध्यापक ने कहा, द बॉयज, लड़कों से कहा, वेट हियर टिल आई रिटर्न, यहाँ प्रतीक्षा करें जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है और यहाँ फिर एक सेंटेंस और आ गया, तो यहाँ पे दो सेंटेंस मतलब क्लोज है ये एक तरीके से देखा जाए। जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक आप वेट करें, तो यहाँ पे जब तक मैं नहीं आ जाता वेट करें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो टीचर टोल्ड, टोल्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, टीचर रिक्वेस्टेड तो करेंगे नहीं, तो ये ऑप्शन तो वैसे कट गया। अब देखते हैं यहाँ पे द बॉयज, तो यहाँ पे बॉयज ही है, द तो हटा दिया, यहाँ पे बॉयज है, यहाँ पे कंजक्शन दैट आ गया, वैसे हट गया, ठीक है। यहाँ पे टू आ गया, एडवाइज द बॉयज टू वेट फॉर हिम टिल ही रिटर्न्स, अब यहाँ पे रिटर्न है और यहाँ पे रिटर्न्स कर रहा है, मिस्टेक। आप देखें यहाँ पे पहला ऑप्शन देते हैं, बॉयज टू वेट देयर, हेयर का देयर, टिल ही, आई को इसमें कर दिया इसके अकॉर्डिंग, द टीचर का मतलब ही, फर्स्ट फॉर्म को चेंज करते हैं सेकेंड फॉर्म में, तो सेकेंड फॉर्म में हो गया। अब अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ही रिटर्न्स आ रहा है, ये चेंज नहीं किया, यहाँ चेंज नहीं किया, और टिल ही रिटर्न्ड, तो रिक्वेस्टेड किया टू वेट फॉर, फॉर तो है नहीं यहाँ पे, तो ऑप्शन ही ये फॉर हिम अलग जा रहा है, तो ये नहीं आया, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या बन रहा है, फर्स्ट बन रहा है, तो आंसर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। ओके, समझ में आ रहा होगा अच्छे से, तो ये है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, श्रीलंका इज वेरी ब्यूटीफुल आइलैंड, अब यहाँ पे हमें आर्टिकल करना है, तो ये जो दो आर्टिकल हैं ये कहलाते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, कौन से, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि ये निश्चित ही नहीं है, और ये कौन सा है, डेफिनेट आर्टिकल। श्रीलंका इज, श्रीलंका है, वेरी ब्यूटीफुल आइलैंड, और आइलैंड क्या है, एक आइलैंड क्या है, एक द्वीप, तो यहाँ पे अब क्या लिखें, ए लिखें, द लिखें, द वेरी ब्यूटीफुल आइलैंड, नन, ए या एन, एन तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ये देखें ए ई आई ओ यू, जो इंग्लिश के वाउल्स हैं उनसे इसकी शुरुआत नहीं हो रही है, तो हमारा पहला ऑप्शन तो क्या कट गया, ठीक है। अब बचता है मेरे पास में ए और एन, तो द आने के लिए स्पेशलाइज होना जरूरी था, तो ये वाला श्रीलंका इज अ वेरी ब्यूटीफुल आइलैंड, अ वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, बी हो गया आपका, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। चल रहे हैं हम आगे। हाँ, इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई मैट हर जस्ट हाफ आवर एगो, मैं उससे आधे घंटे पहले मिला, अब ये जो है आर, ये हावर नहीं होता, ये आवर बोलते हैं, आवर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो आर्टिकल लाना है वो लाना है, तो एनी आर्टिकल तो कोई आएगा नहीं, नन का हुआ बचा नहीं। अब ए और एन है, तो सर आवर प्रोनाउंस जब हम करते हैं तो यहाँ पे हिंदी के स्वर ले रहा है ये, तो इस वजह से हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। आपने एक फ्रेज भी सुनी होगी, एन आवर, एन आर, ठीक है, एन आर, एक घंटे बाद में एन आर, तो यहाँ पे ये फ्रेज आएगी एन आर, ठीक है, इजी सा था, क्वेश्चन बड़ा अच्छा दिया है, ठीक है, और समझने लायक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ब्रोकन इनटू फोर पार्ट्स, मार्क द वन विद एरर, इस चार पार्ट दे रखे हैं इसमें, और ऐसा एक पार्ट है जहां पे कोई गलती है, वो गलती आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो क्या गलती है, देखो आप लोगों ने दो वर्ड पढ़े होंगे, एक तो पढ़ा है एल्डर वर्ड और एक पढ़ा है ओल्डर, ये दो वर्ड पढ़े हैं। पहली बात तो ये कि ये दोनों एडजेक्टिव है, बोथ आर क्या है, बोथ आर एडजेक्टिव, बोथ आर एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे देखना चाहें और इसको, हाँ, बोथ आर एडजेक्टिव्स,
अब क्या कह रहा है, हु इज द एल्डर, कौन बड़ा है, ठीक है, लोवी, अवी और श्रीडा। इनमें देखें लोवी, अवी और श्रीडा, अब इनमें से हमें बड़ा बताना है, तो यहाँ पे द एल्डर आएगा। एल्डर तभी यूज कर सकते हैं जब ये एक ही फैमिली मेंबर है, सेम फैमिली मेंबर है ना, सेम फैमिली मेंबर है, तो उस कंडीशन में तो आप क्या लिखेंगे, एल्डर। और अगर हम आयु की बात करें कि भाई इसके हिसाब से बड़े हैं, तो यहाँ पे एल्डर की जगह क्या होना चाहिए था, ओल्डर होना चाहिए था, ठीक। तो इसमें अगर नॉन नन देता तो ऑप्शन आ जाता, लेकिन नहीं दे रखा तो आप इस कंडीशन में एल्डर को लिखेंगे, क्योंकि मालूम नहीं चल रहा ये तीनों सेम ही फैमिली की हैं या अलग अलग हैं, तो इस कंडीशन की वजह से आपको ओल्डर करना पड़ेगा एल्डर की बजाय। मैं फिर बता दूं, दोनों ये एडजेक्टिव हैं और एडजेक्टिव होने की वजह से इस तरीके से आपको यहाँ ये यूज करना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार बीच में स्लाइड आई है, एल्डर और ओल्डर दोनों एडजेक्टिव हैं, सेम फैमिली मेंबर के लिए इसका यूज करते हैं हम, और अगर सेम फैमिली मेंबर नहीं है तो ओल्डर का यूज करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फॉलोइंग सेंटेंस इज ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स, 4 पार्ट में तोड़ दिया है। मेक द वन विद द एरर, और उसको ढूंढिए जिसमें एरर है। आई मस्ट नाउ प्रैक्टिस दिस डांस, डांस, डांस भी बोलते हैं, डांस भी बोलते हैं ना, तो प्रोनाउंस डांस, डांस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में जो वर्ड है वो वर्ड दे रखा है प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, तो यहाँ पे मस्ट के बाद में यहाँ पे वर्ब आनी थी, और ये जो सी ई आता है ना, ये तो होता है नाउन, अभ्यास, और अगर यही पी आर ए टी टी आई एस ई होता तो ये वर्ब का काम करता। अब ये वर्ब है ही नहीं, और हमें डिमांड किसकी है, वर्ब की, तो इसका मतलब मिस्टेक आ गई यहाँ, इसकी जगह आप लिखेंगे प्रैक्टिस, ये वर्ड आएगा जो कि वर्ब के रूप में आएगा। तो आई थिंक एरर आपके सामने है, ये रहा, समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। यूं ही मुस्कुराते रहिए, इंग्लिश सीखते रहिए, बहुत फनी लैंग्वेज है, इजी लैंग्वेज है, कहीं कोई टफ नहीं है, बस दुनिया ने इसको एक हवा बना रखा है। तो प्लीज़ स्टे विद मी एंड लर्न मोर एंड मोर, ओके। और कभी भी हिम्मत मत हारो कि इंग्लिश हार्ड है, यू नो, एवरी लैंग्वेज हैज इट्स रूल्स सिस्टम, ओके। और सो नेवर गिव अप, कभी त्याग मत कीजिए, कभी छोड़िए मत। नेक्स्ट चलते हैं हम, इसके बाद में है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स एंड राइट द लेटर्स इन द ब्रैकेट। अब आप लोगों को ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहली बात, इसका प्रोनाउंस क्या होता है, रोग, रोगी नहीं है, ठीक है। अ डिसऑनेस्ट पर्सन, एक बेईमान व्यक्ति जो प्लेस ट्रिक्स, चालाकियां करता है, ऑन अदर्स, दूसरों पर, इस कोड से कहा जाता है जो दूसरों पर क्या करता है, चालाकियां करता है। मैं आपसे चालाकी कर रहा हूं तो मुझे आप क्या कहेंगे, बदमाश। तो बदमाश इसका मतलब होता है बदमाश, हेल्पर सहायता करने वाला, रोबर लूटने वाले, और डिकॉट डकैत का मतलब भी क्या होता है, डकैत का मतलब भी लूटने वाले होते हैं, डकैत जिसको हम बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा, बदमाश, रोग, रोग का मतलब बदमाश, ओके। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो ठीक है, आगे की क्लास में देखते हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द लेटर्स इन द ब्रैकेट्स। स्टोरी, स्टोरी हैंडेड डाउन मतलब लिखी गई कहानियां, फ्रॉम ओल्डर टाइम्स, पुराने समय से, कंटेनिंग अर्ली बिलीव्स, जिनके अंदर शुरुआती विश्वासों को रखा गया है, ठीक है, ऑफ ए रेस आर कोड, एक जाति के, उनको कहा जाता है। अब इनके पहले इनके लिए, ठीक है, इस वर्ड का प्रोनाउंस क्या है, इसको बोलते हैं मिथ, ठीक है। क्या प्रोनाउंस है इसका, मिथ प्रोनाउंस है इसका। और दूसरा वर्ड है हमारे पास में
ये शेर। ठीक है, ये दो प्रोनाउंस आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम बात ये से क्या होती है, ऐसी कहानियां जो दूसरों से हमने सुनी है। कई बार कहानियां सुनते हैं ना दूसरों से, जो कहानियां हमने दूसरों से सुनी है, और हो सकता है ये कहानियां सच्ची भी हो या झूठी भी हो। और मोस्टली कहानियां जो हम दूसरे सुनते हैं, मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। किसी ने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, उन पर बिलीव नहीं होता जब तक अपने कानों से ना सुने। ठीक है, तो क्या उनको टेल्स कहते हैं, कहानियां। ठीक है, इसे बताया दूसरों से सुनी कहानियां, या मीन्स पौराणिक कहानियां, पुराने समय की कहानियां जो किसी ने लिखी हुई थी, पुराने विश्वास थे उनके ऊपर। तो इसका आंसर भी क्या होगा, ये पास स्टोरी, झूठी कहानियां। तो इसका ऑप्शन ये नहीं है। तो आप मिथ पे जाएं, मिथ मिथ पे करें तो आपका ऑप्शन बनेगा मिथ। ही से नहीं बनेगा, ही से नहीं बनेगा, आंसर ही से नहीं बनेगा। दूसरों के द्वारा सुनी गई कहानियों को कहते हैं इस तरीके से। अच्छा वर्ड है, अच्छा सेंटेंस है हमारे पास में। तो क्या कह रहा है, देख, choose the alternative which shows the correct word from the given phrases in the following questions। टू गिव फोर्स के लिए हमें एक फ्रेज, ये फ्रेज है, इसके लिए एक वन वर्ड दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे वन वर्ड दे रखा है, इस वन वर्ड को हमें लिखना है ना। फोर्स तो होता है बलपूर्वक, टू गिव फोर्स का मतलब किस चीज को लागू करना। ठीक है, और फोर्स होता है क्या होता है, बलपूर्वक। और फोर्सफुली का मतलब आप क्या मानते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं, जोर जबरदस्ती। ठीक है, और फोर्सफुल का मतलब ये ताकत से है। ठीक है, अब ये टू गिव फोर्स का मतलब वर्ब्स के लिए पूछ रहा है। ठीक है, और फोर्सफुल का मतलब क्या लिखा, फोर्सफुल आप ये मानिए प्रभावशाली या फिर शक्तिशाली, शक्तिशाली। ठीक है, और एनफोर्स्ड का मतलब होता है लागू करना, लागू करना। ये आपके नियम को लागू करना, ये आपके वर्ब है। ये कह रहा है टू गिव फोर्स, किसी चीज को ताकत देना, कि बल देना, तो उसको लागू तो कर रहे हैं, तो फोर्स तो आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फोर्स का आंसर अगर लिखना चाहते हो तो बलपूर्वक लिख सकते हो, बलपूर्वक। या फिर मैं ये कहूं मजबूर, तो ये आपका ऑप्शन बन सकता है। ओके, आई थिंक टू गिव फोर्स इट मीन्स एनफोर्स, लागू करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू मच एक्टिव, बहुत ज्यादा जो एक्टिव होते हैं उनको क्या बोलते हैं सर, सुपर एक्टिव। डीएक्टिव, अरे डीएक्टिव तो अपोजिट हो गया, एक्टिवेट करना, चालू करना हो गया, ये भी वैसे चला गया। तो ऑप्शन में बचता है हमारे पास में सुपर एक्टिव और ओवर एक्टिव। तो हम क्या कहेंगे इसका आंसर, ओवर एक्टिव। तो बहुत ज़्यादा सक्रिय उसको बोलते हैं ओवर एक्टिव, है ना। ओवर एक्टिंग कर रहा है यार तू, ओवर एक्टिंग कर रहा है, ज़्यादा ही है, ओवर एक्टिंग कर रहा है। तो ओवर एक्टिंग से क्या बन जाएगा, ओवर एक्टिव नहीं, ओवर एक्टिव हो जाएगा। ओके, तो ये आपका आंसर। टू मच लार्ज, choose the alternative which shows the correct word, for the given phrases, given phrases। ठीक है, द फॉलोइंग क्वेश्चंस, टू मच एगर, तो इसको भी अपन क्या कहेंगे, ओवर एगर, बहुत ज्यादा उत्सुक। एगरफुल भी होता है, फुल ऑफ एगर। सुपर एगर का मतलब बहुत ज्यादा उत्तेजित होना, तो इसका आंसर ये हो सकता है। लेकिन सुपर एगर, ओवर एगर, ज्यादा उत्तेजित करने वाला, ये आंसर आपका रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये समझा। उसके बाद में नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन आ रहा है हाँ भाई, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है हमारे पास में अपोजिट वर्ड निकालना है। इट मीन्स अपोजिट मीन्स एंटोनिम्स। ओके, एंटोनिम्स निकालना है, और एंटोनिम्स किसका निकालना है, फॉर्चुनेट। और आप सब समझते हैं फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली, फॉर्चुनेट भाग्य। ओके, तो फॉर्चुनेट के लिए क्या, इनफॉर्चुनेट,
फॉर्चुनेट को अपोजिट बनाने के लिए हमें सफिक्स, इसी अपोजिट को बनाने के लिए सफिक्स या फिर प्रीफिक्स लगाने पड़ते हैं। प्रीफिक्स का मतलब ये होता है कि किसी वर्ड के पहले कुछ लगाना। जैसे कोई वर्ड है, उस वर्ड के पहले लगाना, जैसे AGREE एग्री, तो इसके पहले क्या लगाते हैं? डिसएग्री, डिसएग्री हो गया। ऐसे ही हाँ, एग्री वर्ड में मेंट लगा दिया तो ये बाद में लगा दिया। ये किसका उदाहरण हो गया? सफिक्स का। एक मिनट भाई। यहाँ पे आपने वर्ड बाद में जोड़ा है और यहाँ पे आपने पहले लगाया है। पहले लगाया तो उसको तो हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। और जो बाद में लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सफिक्स। हिंदी में आप लोगों ने पढ़े होंगे उपसर्ग प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय में क्या फर्क है? उपसर्ग पहले और प्रत्यय बाद में। अब फॉर्चुनेट के लिए इनफॉर्चुनेट तो कभी सुना नहीं आपने, अनफॉर्चुनेट सुना है, और इनफॉर्चुनेट और डिसफॉर्चुनेट ये कोई वर्ड नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अनफॉर्चुनेट। ओके। इसके बाद में बहुत अच्छा वर्ड है रेगुलर। जहाँ पे रेगुलर, रेगुलर, तो कई वर्ड ऐसे होते हैं जिनके पहले आर के पहले अगर IR लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? इरेगुलर वर्ड बन जाएगा, और वही अपोजिट होगा। और इसने पूछा भी क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑफ अपोजिट। तो रेगुलर के अपोजिट के लिए हमें IR पहले लगाना होगा। तो IR कहाँ पर? यहाँ पर है। यहाँ पे IL लगा रखा है, इम लगा रखा है, और नन तो है नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इरेगुलर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? तो ये आपके क्वेश्चन था। इसके बाद में सफिक्स का यूज करवा रहा है। चूज द अल्टरनेटिव विच इज एन एडजेक्टिव। आप एडजेक्टिव बनाइए, फॉर्म कीजिए एडजेक्टिव का बाय एडिंग अ सफिक्स, है ना। एक सफिक्स लगाएं, और एक वर्ड दे रखा है आपको BOY बॉय, जो कि एक नाउन है, और ये कह रहा है कि कैसा वर्ड लगाओ जिसके कारण से ये नाउन किस रूप में बन जाए? एडजेक्टिव बन जाए। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि बॉयहुड भी क्या है? एक नाउन ही तो है, ठीक है। तो बॉय के साथ में बॉइश, लड़कपन, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब आप IES लगा के एडजेक्टिव, बॉय लाइक का मतलब लड़कों की तरह, तो ये बॉइश, लड़की, लड़कपन, तो यहाँ पे एडजेक्टिव कौन हो गया? बॉइश वर्ड आपका एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरीके से इजी से इजी, मतलब कुछ नियम अगर आप पढ़ते हैं, जैसे IES लगा के, IS लगा के एडजेक्टिव बनाया जा सकता है। हुड लगाकर नाउन बनाया जा सकता है ना। चाइल्ड नाउन है, उसमें हुड लगा दिया तो चाइल्ड हुड क्या हो गया? नाउन हो गया। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या होगा? बॉयश होगा। ठीक है। इसके बाद में ड्यूटी, और ये कह रहा है ड्यूटी के अंदर क्या लगाएं जिससे क्या बन जाए? एडजेक्टिव बन जाए। चूज द अल्टरनेटिव विच इज एन एडजेक्टिव फॉर्म्ड बाय एडिंग अ सफिक्स। बाद में कुछ जोड़कर किसी वर्ड में, और इन्होंने बनाया है एडजेक्टिव। तो ड्यूटी का एडजेक्टिव क्या होगा? जिसमें फुल लग जाए, ब्यूटीफुल, वो एडजेक्टिव हो गया, है ना। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव है। ओके। तो एडजेक्टिव के लिए इसमें लास्ट में क्या लगा? फुल वर्ड लगा के एडजेक्टिव बनाया गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? ब्यूटीफुल। एडजेक्टिव कौन हो गया? ब्यूटीफुल। इस तरीके से आपने एक वर्ड और सीख लिया। ओके। इसके बाद में तो ये लास्ट आपका क्वेश्चन था। आई होप थ्रू दिस क्लास you will be get more and more knowledge, and also get confidence in through me. Okay, and I hope क्लास को एंजॉय किया होगा आप लोगों ने, और अच्छे से क्लास का आनंद ले रहे हैं। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हैं
तो आप जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये क्लास दी जा रही है, वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट लिख दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन जल्दी दे दूंगा, डेफिनेटली सॉल्यूशन दूंगा आपको। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मोर। RNU नर्सिंग क्लासेज जो प्लेटफॉर्म है, इस पर आपका फिर से एक बार तहे दिल से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।